नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। घुसपैठियों को लेकर बंगाल से उत्तर प्रदेश तक, असम से महाराष्ट्र तक हर तरफ आवाज उठाई जा रही है। एक्शन जमीन पर नजर आ रहा है, एक्शन का विरोध भी नजर आ रहा है, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन की धमकी दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के सामने संभल फाइल्स रखी जाती हैं, जिससे विस्फोटक खुलासा हुआ। हिंदुओं के पलायन को लेकर पहली बार कोई जांच रिपोर्ट में ऐसा आंकड़ा सामने आया है। लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां दो धड़ों में बंट गई हैं। माफ कीजिएगा। किसी को इस्लामोफोबिया दिख रहा है, किसी को हिंदूफोबिया दिख रहा है, लेकिन मैं बात करूंगी फैक्ट पर, सिर्फ फैक्ट की। फैक्ट यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर क्या चल रहा है, इस बात का विडंबना देखिए। संभल में जो हुआ उस पर तथाकथित सेक्युलर गैंग, पूरा इकोसिस्टम चुप, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं या इन्हें कोई मतलब ही नहीं। ये शायद किसी और मुल्क की बात हो रही है। दूसरी तरफ इस देश में आपके जल, जंगल, जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एक्शन पर छाती पीट पीट कर विरोध किया जा रहा है। क्यों भाई? प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से घुसपैठियों को नेशनल थ्रेट बता चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक की सियासत है कि उन्हें मुस्लिम विक्टिम और मुसलमानों से साजिश के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये तो है ही, जब वोट बैंक पर जरा सा भी खतरा मंडराता है तो हाय तौबा होती ही है। इस बीच सीएए को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने डंके की चोट पर सीएए की समय सीमा यानी कट ऑफ डेट बदल दी है। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2024 कर दी है। यानी कि आप अगर भारत के अंदर हैं तो पहले सीएए के अंदर आपको सिटीजनशिप 2014 तक से पहले आए हुए लोगों को मिलेगी। अब ये डेट बढ़ाकर दिसंबर 2024 कह दी गई है। क्या फैसला किया है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है कि घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी और संभल से गायब हो गए हिंदुओं पर इतनी चुप्पी क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी बनाया गया था और न्यायिक आयोग ने अपनी 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिसे कल योगी कैबिनेट में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में मस्जिद में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलने और संभल में हिंदू आबादी के 45% से घटकर 15% रह जाने का दावा भी शामिल है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, जो अब घट के 15% तक रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद हुए संभल में 15 दंगे और 1978 के दंगे के बाद से हिंदुओं की आबादी तेजी से घटने लगी। हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा किया गया और हिंदू धर्म स्थलों पर स्वरूप तक बदल देने की कोशिश की गई। संभल में हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन सेक्युलर राजनीति का दावा करने वाले चुप हैं। संविधान जेब लेकर चलने वाले चुप हैं। कोई तो पीड़ित पक्ष की आवाज उठाता, लेकिन नहीं, किसी को कोई सरोकार नहीं है।
रिपोर्ट से भी दिक्कत है। मुस्लिम लीग के लिए ये आरएसएस कार्यालय में तय की गई रिपोर्ट है। अखिलेश यादव इस रिपोर्ट के जरिए योगी सरकार पर पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि संभल आरएसएस और बीजेपी के टारगेट पर है। और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप। और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। डेमोग्राफी हिंदुओं की बदली है, लेकिन एजेंडा बीजेपी चला रही है। दूसरी तरफ असम में चुन चुन कर घुसपैठिए बाहर किए जा रहे हैं। यह अभियान वहां की सरकार पहले से ही चला रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की डेमोग्राफी थ्रेट वाली बात के बाद इसमें तेजी आ गई है, ऐसा नजर आ रहा है। असम में से उन घुसपैठियों को हटाया जा रहा है जो वहां की सरकार के मुताबिक अवैध बांग्लादेशी हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल ऐसे कई राज्य हैं जहां पर डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रही है, खास करके बॉर्डर इलाकों में। लेकिन असम में जैसे एक्शन शुरू हुआ, जमियत चीफ मौलाना महमूद मदनी यूपी से असम पहुंचे और हमदर्द बन गए। हालात ये हैं कि मदनी को गिरफ्तार करने की बात वहां के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। आप भी सुनिए। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। मादानी कौन है? मादानी की भगवान निकी? तो मादानीर बाहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাবী উত্থাপন কৰিছে। বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম। তেওঁলোক তিনি গগৈৰ লগত ফু মিলাই কৈছে মাদানী বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। সিএম মইহে, সিএম মাদানী নহয় নহয়। মই মাদানী ফাদানী। सारा खेल वोट बैंक का है। मौलाना अरशद मदनी ने खुद ये बात कबूली है कि वो सोनिया गांधी को टिकट देने को लेकर एडवाइस करते थे। एक वक्त पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर हिमंता को टिकट नहीं देने की सलाह भी दी थी। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश कर चुकी है। कल इस पर विधानसभा में चर्चा होनी बाकी है। ममता सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि इस बीच तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को सीएए पर मोदी सरकार का फैसला भी चुभ रहा है। हर बार चुभता है। सरकार ने सीएए पर बिल्कुल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत बड़ा फैसला लिया। कट ऑफ डेट 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। इस फैसले से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को राहत मिली है। धार्मिक उत्पीड़न से आए ये लोग बिना पासपोर्ट भारत में रह सकेंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है।
तो बस पेट दर्द शुरू। मोदी विरोधी इसे एनआरसी लागू करना बता रहे हैं। सुनिए कौन क्या कह रहा है। ये सीए भी नहीं होगा और सीए एनआरसी के बाद पाने की कोशिश ये भाजपा की, इसको नाकामयाब करेगी तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन भी एसआईआर द्वारा पीछे रास्ते से एनआरसी करवाने की जो कोशिश है इसको भी नाकामयाब करेगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसके विरुद्ध लड़ेगी। सीए के विरुद्ध लड़ाई जारी है। इसमें क्या परिवर्तन आया है कि सीए 14 तक था, तो इसके कारण 14 के बाद अगर कोई आता है तो आप उसको डिपोर्ट कर सकते थे। अभी इस एक्ट आने के बाद क्या हुआ, 24 के दिसंबर तक जो आया है उसको आप चाहकर भी, ममता बनर्जी की पुलिस चाहकर भी उस बंगाली हिंदू को हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, संभल पर चुप्पी साधने वालों को घुसपैठियों के निकाले जाने पर इतना दर्द क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 2, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर मोदी विरोधी क्यों मुस्लिम विक्टिम वाला कार्ड खेल रहे हैं। सवाल नंबर 3, सीएए में सरकार ने कट ऑफ तारीख बदली, क्या एनआरसी वाला प्रोपेगेंडा फैलाकर मुसलमानों को फिर से डराया जा रहा है, अब भी कोई गुंजाइश बाकी है। ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन भी जुड़ रहे हैं जो खुद एक सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ तौसीफ खान भाई हैं जो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आदिल हसन जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। अंसर राजा जो प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को। अजय वर्मा जी, घुसपैठियों के लिए बड़ा दर्द हो रहा है। संभल में जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर कोई आवाज नहीं, कोई चू नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। 45% से 15% पर हिंदू पॉपुलेशन आ गई है संभल में। आपको पता चला या फिर मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिंदू शायद आपके वोट बैंक नहीं है। चिंता उन्हीं की है जो आपके वोट बैंक में है। क्यों अजय वर्मा जी? देखिए नाविका जी, सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना मेरा दायित्व है, लेकिन मैं कैसे जवाब दूंगा ये मैं तय करूंगा, क्योंकि आप अपनी रणनीति तय करती है, हम और हमारी पार्टी अपनी तय करती है। असम के और मदनी के चुनाव उस पर बात हो रही थी और डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है और घुसपैठियों की बात हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं और पूछना चाहता है हिंदुस्तान और पूछने चाहते हैं 145 करोड़ लोग कि सरकार का दायित्व है, देश की सीमाएं गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं, गृह मंत्री उसके रक्षक हैं। घुसपैठिए आखिर 2014 से लेकर 2025 तक कोई आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया कि कितने घुसपैठिए अंदर घुसे और कितने घुसपैठिए बाहर निकाले। पहला सवाल मेरा। अब जनता का सवाल, दूसरा सवाल मेरा यह, क्या असम के मुख्यमंत्री बताएंगे कि 2023 तक का एक आंकड़ा मेरे पास यह है कि असम में 2023 तक 1,59,353 विदेशियों की पहचान की गई थी, लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के लिए 450 2024 में इन्होंने बाहर भेज दिए, चूंकि इनका एजेंडा दूसरा है, दिखाते कुछ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। तो इनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 21 तक थे और 21 से ये मुख्यमंत्री हैं। ये बताएंगे कि कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले। ये केवल देश की नजरों में, जनता की नजरों में धूल झोंकते हैं। इनकी 8 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की तो आसाम की और देश की सरकार होगी। तो पहले तो घुसपैठिए। मुझे अजय वर्मा जी आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। आपकी चिंता क्या है कि घुसपैठिए ज्यादा बाहर निकाल दिए या कम बाहर निकाले? आपकी चिंता का विषय क्या है, पहले ये तो समझा दीजिए देश को। हमारी चिंता का विषय यह है कि देश में घुसपैठिए आखिर देश की सरकार की सहमति से क्यों हो रहे हैं। ये देश के लोग बता रहे हैं, देश के लोग पूछ रहे हैं। दूसरा, इन घुसपैठियों को हम चाहते हैं कि देश से बाहर निकालिए। तो अब तक आपने 2014 से सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और 2016 से आसाम की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है कि घुसपैठिए क्यों नहीं निकल रहे। अब आप संभल पे आ जाइए। संभल की जहां तक डेमोक्रेसी नहीं, अब तो कहां ट्रेन निकल गई, आपकी बहुत लंबी ट्रेन चल रही थी। गौरव भाटिया जी,
अब कभी असम पर लगा रहे हैं आरोप, कभी किसी और बात पर, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उस पर चूं तक नहीं निकली। गौरव भाटिया जी, क्या घुसपैठियों के खिलाफ इनका पूरा ये आरोप है सरकार के खिलाफ है, या सिर्फ ये जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का दर्द इन्हें सता रहा है? नाविका जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई है तो उसके बाद क्या बदला है। हमारी बात पे यकीन ना करें, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे रणनीति बनाने का इनके पास हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन संविधान से देश चलेगा या कुरान से चलेगा ये जरूर बताना। और क्यों बताना, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से शुरुआत करता हूं। ये घुसपैठिए कब आए आपको मालूम है नाविका जी? ये घुसपैठिए आए जब कांग्रेस की सरकारें थी। और मैं नहीं कहता, आप नहीं कह रहे, सर्बानंदा सोनोवाल जी का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का है, 2005 में आया, और इसने बताया कि कांग्रेस की सरकार में कैसे घुसपैठिए अंदर लाए जाते थे। क्यों लाए जाते थे? क्योंकि नागरिक नहीं है तो क्या नाविका जी, कम से कम धर्म देखो, मुसलमान है तो हमारा वोट बैंक बनेंगे, देश की सुरक्षा चूल्हे भाड़ में जाए। यह मूल मंत्र था सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार का, और इस कानून को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बेशरम कितने हैं कांग्रेस वाले, ये मैं पहले बताऊंगा दर्शकों को। अगले साल ये एक ऑर्डर लाए जिसमें ट्राइब्यूनल बना दिए जिससे घुसपैठिए बाहर ना जाएं, और कहा कि पहले ट्राइब्यूनल सुनेगा कि 2 करोड़ घुसपैठिए जो आ गए हैं ये नागरिक है कि नहीं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ऑर्डर निरस्त कर दिया। अब बताइए इससे करारा तमाचा क्या हो सकता है कांग्रेस सरकार को। दूसरा, अब आपने कहा जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे पहले जो बॉर्डर्स हैं उनकी फेंसिंग की गई है, सबसे पहले सुनिश्चित किया गया घुसपैठिए अंदर ना आए। और अभी आपने देखा अब नए रूल्स भी आए हैं जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि घुसपैठिए अंदर ही ना आ सके, और इनको बाहर जो भेजने का काम है वो भी हम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई उत्तर नहीं है, तो मैं ये बता दूं पार्लियामेंट का जवाब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किरण रिजिजू जी का। ये पढ़ ले कृपया करके, 16 नवंबर 2016 का, और इसमें सारा लेखा जोखा दिया हुआ है। अब मैं आता हूं, आप याद करिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और अगर बटोगे तो कटोगे, ये कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने। ये करना क्या चाहते हैं समझिए। ये मदनी है कौन? ये वो मदनी है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो मानने से मना कर दिया। ये वो मदनी है जो असम पहले गए थे तो 3 FIR इनके खिलाफ हुई थी। ये वो मदनी है जब उदयपुर में एक टेलर का सर तन से जुदा कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पहुंच गए नाविका जी कि ये मूवी मत दिखाओ। किसके लिए? कि जो अभियुक्त है उसका घिनौना चेहरा सामने ना आ जाए। तो मैं इतना ही कहूं, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करिए, इनको शांत कराइए। नाविका जी मैं अपनी बात पूरी। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप जब बोल रहे थे तो गौरव भाटिया जी ने एक शब्द नहीं बोला था। आप बीच में बोलकर पब्लिक को सुनने नहीं दे रहे कि गौरव भाटिया जी क्या कह रहे हैं। आपका फेडर डाउन करती हूँ, गौरव भाटिया जी अपनी बात खत्म करें। बस मैं एक बात कहूंगा नाविका जी, आपने क्योंकि संभल की भी बात करी, मैं तो पूरे भारत की बात कर लेता। ये एक सत्य है कि जब विभाजन हुआ तो आप देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 14-15% थे, वो 1-2% रह गए, और भारत में जो मुसलमान थे जो 10% थे आज 14% है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम तो सहिष्णु हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं घुसपैठियों को लाओ, अपने घरों में नहीं रखते हैं, ये रखेंगे देश पे, और देश पे बोझ बनते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, डेमोग्राफिक चेंज होता है। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। धन्यवाद। मैं तौसीफ खान भाई से बात करना चाहती हूं, और तौसीफ खान, सवाल मेरा इतना सा है
महमूद मदनी एडवाइजर हैं सोनिया गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, इसलिए असम पहुंच गए। मैं पूछना चाहती हूं, बंगाल में कौन एडवाइस कर रहा है? ये वोट बैंक का इतना डर क्यों सता रहा है कि सीएओ तो एनआरसी आ गई, एनआरसी आ गई। अब अगर पहचान पत्र सबका हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, तो भी आपको डर लग रहा है। किस बात से डर रहे हैं? घुसपैठियों के बाहर जाने से, या उनकी शिनाख्त होने से, या फिर वोट बैंक बचाना आपका सबसे ऊपर का धर्म है और संविधान जो जेब में लेकर घूमते हैं उससे कोई खास आपको सरोकार नहीं? देखिए, डर तो बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है ये जो है सीए और एनआरसी का भूत को जगाने लगते हैं कि हमें बचाओ। ये जो है नफरत फैलाने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने लगते हैं जब जब चुनाव आता है, क्योंकि इन्हें डर लगने लगता है। और डर होना भी वाजिब है। आप देखिए 2024 के चुनाव वो बुरी तरीके से बंगाल में हारे। उससे पहले जो है 2021 का चुनाव वो बुरी तरीके से बंगाल में हारे। बंगाल में बीजेपी ने सारे हथकंडे अपना लिए, बावजूद उसके वो यहाँ पे उनको जो है सरकार बनाने का सपना उनका पूरा नहीं हो रहा। तृणमूल के नेता को, जिनको इन्होंने कहा कि ये जो है चोर है, उनको वापस वो उनको अपने पार्टी में ज्वाइन करवा करके लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, और उसके बाद एक नोटिस तक नहीं गया ईडी की तरफ से। ये तो इनका हाल है। बीजेपी करती क्या है? बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा, आप असम की बात कर रही, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जब हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में नहीं थे तो बीजेपी ने बाकायदा एक किताब छापा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कितना बड़ा चोर है, कितने बड़े बड़े स्कैम किए, किताब छापा और सब जगह न्यूज मीडिया में बताया कि देखो ये चोर है। और अब जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, तो उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे। एक भ्रष्ट नेता को पुलिस का, ईडी का डर दिखा करके कंट्रोल किया जा सकता है। ये आप तौफीक भाई, आपको थोड़ा सा फैक्ट चेक कर देती हूँ। ये सवाल मैंने हिमंता बिस्वा शर्मा से एक पूरे मंच पर पूछा था, जहां लोग बैठे थे, दर्शक बैठे थे, पब्लिक बैठी थी, जहां ये सवाल पूछा और उन्होंने पूरी बात बताई कि जब कोर्ट के पास कुछ नहीं था तो ये केस उनके बीजेपी ज्वाइन होने से पहले खत्म हो चुका था। लेकिन वो बात शायद आपको याद नहीं रही होगी, जैसे आपको ये याद नहीं रहता कि बंगाल में डेमोग्राफी चेंज कैसे हुआ है, असम में कैसे हुआ है। अरे संभल की बात तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां आपका सरोकार नहीं है ना। जहां मुसलमान बढ़ रहे हैं वहां आप खुश हैं, हिंदू घट रहे हैं, आपकी संवैधानिक किताब में ये कोई चिंता का विषय है ही नहीं। और इसीलिए मैं आदिल हसन साहब से पूछना चाहती हूं, आदिल हसन साहब, आपसे मैं पूछना चाहती हूं, ये देश किसका है? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये देश किसका है। क्या ये देश भारत के नागरिकों का है, या बाहर से कोई भी आ जाए और यहां बैठ जाए ये उसका भी देश हो जाता है? मैम, ये देश भारतीयों का है, भारत का है, भारत के लोगों का है, भारत के कण कण और जन जन में जो भारत बसा है उसका है। और इससे पहले मैं एक बात मैडम फिर घुसपैठियों पर जब एक्शन होता है तो आपके दर्द क्यों शुरू हो जाता है? ओवैसी जी क्यों बाहर निकल आते हैं और बार बार ये कहने लगते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, ये आरएसएस का एजेंडा है। अरे ये तो आपका भी एजेंडा है कि ये देश भारतीयों का है, तो काहे घबरा रहे हैं? मैम, हम क्यों घबराएंगे? हमने फजले हक खैराबादी से लेकर वीर अब्दुल हमीद दिया, हम क्यों घबराएंगे? हमारे उलेमा चटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा जहां पर हमारे उलेमाओं ने भारत के लिए फांसी का फंदा चुमा है। दारुल देवबंद, जो मदनी खानदान की जो कुर्बानी है, जिसने 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट की, जिन्ना की थ्योरी रिजेक्ट की, गौरव भाटिया क्या जानेंगे? और गौरव भाटिया से पूछिए कुरान शरीफ को क्यों बीच में ले आते हैं ये, कि कोई तो कुरान शरीफ बीच में नहीं लाया। हम तो किसी धर्म के ग्रंथ की किताब नहीं बोलते हैं। गौरव भाटिया से पूछिए, जब ये घुसपैठी की बात थी तो हेमंता अभी तो 10 साल में घुसपैठ जो घुस की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा घुसपैठी तो शेख हसीना को, बांग्लादेशी को क्यों मोदी जी यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बतलाइए, मोदी जी क्यों दे रहे हैं? और 10 साल से जो घुसपैठ का हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, जब 15 साल कांग्रेस के राज में मलाई खा रहे थे तो हेमंता बिस्वा शर्मा के मुंह में दही जमी हुई थी। क्यों नहीं घुसपैठिया पे बोल रहे थे? जब गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने थे तो उस वक्त घुसपैठिया। अरे बाप रे बाप,
उस वक्त दर्द यहाँ से उभर कर आ रहा है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और हेमंता बिस्वा मैडम बोलने दीजिए थोड़ा सा, बहुत आप ही के शो का ज्वाइन कर रहा हूँ रास्ता रोक कर। पूछिए हेमंता बिस्वा शर्मा से कि तब अमित शाह पे डिफेमेशन सूट फाइल करे कि अमित शाह ने झूठ उनके बारे में पूरा देश में प्रोपेगेंडा किया था। उससे पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए कि बेटा जो क्रिकेट खिला रहा है पाकिस्तान से उस पर क्या स्टैंड है। अमित शाह से पूछिए कि ऐसा नाकारा गृह मंत्री क्यों बन गया है, ऐसा नाकारा रक्षा मंत्री कौन है जो घुसपैठ घुस रहा है, नाकारा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं ये पूछिए कि नकारा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जब पुलवामा में नहीं कुछ कर पाए, उनका इंटेलिजेंस क्यों फेल हो रहा है। तो ऐसा जो फेंसिंग नहीं करा पा रहे हैं, जो घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हो गए। आदिल हसन साहब अपनी गाड़ी को थोड़ा और ब्रेक लगाइए और जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी, इतने सारे सवालों की बौछार हो गई, जवाब दे दीजिए। हाँ पूछिए, देश को ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, इतना जहर भरा है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो ओवैसी के प्रवक्ता हो, व्यक्तिगत नाम ले लेके टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जहर। और आप तो घुसपैठियों की बात कर रही थी नाविका जी। मैं आपको बताता हूं, आतंकी याकूब मेमन के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इसे फांसी में ना चढ़ाना। मालूम है क्यों नाविका जी? क्योंकि याकूब मेमन का धर्म दिख गया था गिद्ध को। उसको लगा आतंकी है तो क्या हुआ, अगर ये जिंदा रहेगा तो वोट तो मेरे लिए डालेगा। तो ये बीच में ना बोले नाविका जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। देखिए चेहरे से लग रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रखा बेचारे को, बीच में बोल रहा है। शांत रहो बेटा, शांत रहो, बीच में मत बोलो। कॉन्स्टिपेशन है तो दवाई लो, बीच में ना बोलो। देखिए नाविका जी, मैं आपको बताता हूं क्या चरित्र है इनका। ये वो AIMIM पार्टी है जिसके नाम में मुस्लिमीन है, जो कि संविधान के खिलाफ है। भाई आप तो सभी नागरिकों की सेवा करने के लिए पार्टी बने हो, तो नाम में मुस्लिमीन क्यों लिखते हो? हिंदू भी लिखो, सिख ईसाई लिखो, पारसी जैन बौद्ध लिखो। नहीं लिखोगे क्योंकि केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। बाबरी मस्जिद कहते हैं, ये बाबरी मस्जिद आप जानते हैं, भव्य राम मंदिर का फैसला आया, वहां राम मंदिर था सर्वोच्च न्यायालय का। क्या कहा इन्होंने? संविधान को तार तार करके कहा हम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानते। देश प्रेम देखिए इनका, क्या है इनका देश प्रेम? हमें मदद करी, आप जानते हैं इजराइल ने हमें ड्रोन्स दिए, हमें उन्होंने वेपन्स दिए, लेकिन ये कहते हैं जय फिलिस्तीन। अब संसद में शपथ ले रहे हो, जय फिलिस्तीन कहां से आ गया? अरे जय भारत बोलो तो समझ में आता है, लेकिन जय संविधान नहीं बोलोगे, बाबा साहब अंबेडकर नहीं बोलोगे तो जय फिलिस्तीन। इसका मतलब तार कहां जुड़े हैं? हमारे सबके तार जुड़े हैं नाविका जी, वो जुड़े हैं संविधान से। इनके जो तार जुड़े हैं मुस्लिम ब्रदरहुड धर्म से जुड़े हैं। इसीलिए मुझे चिंता होती है और मैं ये कहता हूं, नाम में लगाए हैं मुस्लिमीन, फिर भी बजाय सेक्युलरिज्म की बीन। अभी मुझसे कह रहे थे आप कुरान शरीफ की बात क्यों करते? चलिए मैं एक सवाल पूछ के अंत करूंगा। आप कह दो आप शरिया को नकारते हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, वो संविधान में है। मैं इसी प्रोग्राम में आपको सैल्यूट करूंगा। पूछिए ये सवाल, पूरा भारत। आदिल हसन साहब, सैल्यूट का मौका मिला है, सैल्यूट चाहिए? मैम गौरव भाटिया का सैल्यूट नहीं चाहिए, जो कल तक सपा की दरबारी कर रहे थे आज भाजपा की कर रहे हैं, उनका नहीं सैल्यूट। अरे मुद्दे पर अगर जवाब देते तो मैं मानती कि सचमुच अब ये ओवैसी की फूट बने हुए हैं, ये अब ये घटिया पने पे आ गए हैं, मुंह से गोबर करेंगे। मैंने सोचा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जवाब देंगे कि संविधान पर हमारा विश्वास है, लेकिन हो नहीं पाया आपसे। अब आदिल हसन साहब क्या ही कहें, बैरिस्टर साहब की पार्टी अगर संविधान की बात नहीं कर सकती तो मैं क्या कहूं इनसे। लेकिन अंसार रजा साहब सवाल पब्लिक पूछ रही है आपसे, कान्हा शर्मा मथुरा से, विपक्ष बताएगा कि उन्हें घुसपैठिए से इतना प्यार क्यों है? क्या इस देश के नागरिकों पर आपको भरोसा नहीं जो आपको वोट देंगी? सवाल संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी पलायन हुआ हिंदुओं का हुआ, ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई देता? और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस जीतती आ रही है और बीजेपी वहां हारती जा रही है, तो फिर CA NRC से TMC को इतना डर क्यों लगता है?
पहले तो अंसार रजा साहब आप जवाब दें, फिर तौफीक भाई के पास जाती हूँ। नाविका जी, सबसे पहले तो आपको अब लोग आज देख रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए, मैं तूतू मैमे की बहस तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। किसी भी धर्म के ताल्लुक से, किसी भी मजहब के ताल्लुक से मैं कभी भी ना तो अपशब्द कहता हूँ और ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। भाटिया साहब बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मेरे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी भी आप बार बार कुरान पाक का जिक्र करते हैं डिबेटों में, खुदा के वास्ते मैं कई बार आपसे निवेदन भी कर चुका हूं, भाटिया साहब अच्छा नहीं लगता है। हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुरान को बीच में ला करके आप बार बार जिक्र करके क्या लाना चाहते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई, एक भाई होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी आप कभी कह देते हैं अखिलेश कुरान पढ़ रहे हैं, कभी ममता कुरान पढ़ रही, खुदा के वास्ते इन सब चीजों से आप पढ़े लिखे आदमी परहेज किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। दूसरी चीज, अब आपने कहा पलायन का एक सवाल आपके पास से मथुरा से आया है। मैं नाविका जी आपकी टीम से कहूंगा कोई एक रिसर्च करे कि 2014 के बाद कितने लोगों ने भारत छोड़ा है। ये रिसर्च मुझे उम्मीद है कि अभी आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में वो आ जाएगा। अगर संभल से लोग पलायन करके कहीं गए हैं और कब गए हैं, और जो रिपोर्ट पेश की गई है, आप एक बात बताइए, उसमें भारत के मुसलमानों ने क्या उनको दबाव बनाया है? क्या संभल के मुसलमानों ने उनको भगाया है कि आप शहर छोड़ के चले जाइए? इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाना कि मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना, आपको ये प्रोपेगेंडा लगता है अंसार रजा साहब? आपको दिखा नहीं क्या हुआ संभल में? आपको दिखा नहीं और तथ्य आपके सामने नहीं है। अंसार रजा साहब, ये प्रोपेगेंडा लग रहा है, देश में पलायन हो रहा है। मैं मानती हूं, यहां तक मैं आपकी बात मानती हूं कि किसी के भी धर्म ग्रंथ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिक्स पे लड़ी जाएगी, यहां तक मैं आपके साथ हूं। लेकिन संभल में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। विष्णु जैन जी, आप तो वहां थे, आपको तो पता होगा क्या हुआ था। और विष्णु जैन जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पलायन, संभल का पलायन और देश से बाहर जो लोग चले गए हैं, उस पलायन के बीच में तार जुड़े हुए हैं, ऐसा अंसार रजा साहब समझाना चाह रहे हैं देश की जनता को। आप इससे सहमत हैं? नाविका जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं और मदनी साहब के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे मदनी साहब का वो वीडियो देखता हूं, और जब वो परवेज मुशर्रफ से सवाल पूछ रहे थे और उनको बोल रहे थे यहाँ की सिविल सोसाइटी को चैलेंज मत करिए, इंडियन मुस्लिम को चैलेंज मत करिए, और जो लोग ताली पीट रहे थे वहां पे, और उसके बाद मदनी साहब ने क्या क्या बयान दिए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए नाविका जी, सवाल ये है कि चाहे कश्मीर हो जहां पे चलिव रलिव और गलिफ किनारे लगे, चाहे संभल हो, चाहे कैराना हो, चाहे देश के अलग अलग राज्य हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह जहां जहां पे हिंदू घटा है, वो सिर्फ बटा नहीं है, वहां पे वो कटा है। और ये बात मैं एक लॉयर के तौर पे कह रहा हूं, इसका पूरा फैक्चुअल बेसिस है, उसके आधार पे कह रहा हूं। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज यहां पे अंसार भाई डिबेट कर रहे हैं, क्या इन्होंने नेहरू जी की संभल रिपोर्ट पढ़ी है, जो 12 सितंबर 1924 को जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी जी को दी थी, कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अब इनको यहां पे आंकड़े नहीं समझ में आते। जो 45% हिंदू थे, आज 15% रह गए हैं। संभल में हिंदुओं के क्या हालात हैं, जरा वहां पे जाके ग्राउंड रियलिटी देखिए, और तब समझ में आएगा कि आप सेक्युलरिज्म के कितने बड़े सूरमा हैं। मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, उन सारी पार्टियों से जिन्होंने आपके चैनल पे आके कहा था विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए और दंगा हो गया, कहां है वीडियो? जय श्री राम। आदिल हसन साहब, आदिल हसन साहब, विष्णु जैन जी ने तब भी कहा था कि वीडियो पेश करिए, आज भी पूछ रहे हैं, वीडियो पेश हुआ नहीं, आपकी सच्चाई कहां गई? मैंने ना बोला था, ना विष्णु शंकर जैन को सब आए थे बयान देने, क्यों नहीं वीडियो दिखा पाए? अरे इसको चिल्लाने मना कीजिए। चिल्लाता किस पर है ये? किस पर चिल्लाता है ये? किस पर गिदर भपकी दे रहा है? अपने घर में चिल्लाओ जाके, किस पर सुनाते हो तुम? हाँ,
नहीं, क्यों? आपके पार्टी प्रवक्ता ने कहा था कि विष्णु शंकर जैन उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं और ये वहां पे गए थे, उनको इतना भी कानून नहीं पता है कि यहाँ पे एनओसी लेके काम किया जा रहा था, और आप जो है मुझे यहाँ पे ज्ञान दे रहे। मैं पूछना चाहता हूँ एआईएमआईएम पार्टी से, गौरव भाटिया जी ने बिल्कुल सही बात कही, इनको तो हक ही नहीं है एक सेकुलर पॉलिटिक्स करने का और सेकुलर डिबेट करने का, जिनके नाम में ही मुसलमान है, जो जय फिलिस्तीन के नारे पार्लियामेंट में लगा रहे थे, आज वो यहाँ पे बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। इनको क्या हक बनता है? पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है और यहाँ पे बैठ के संविधान की दुहाई देते हैं। अगर आर्टिकल 104, 102 का अध्ययन किया जाए, आदिल हसन साहब आ गए ना आप तू तड़ाक पर, आ गए ना आप तू तड़ाक पर, आ गए ना आप वही उन्हीं हरकतों पर आप चुप करवाना चाह रहे हैं विष्णु शंकर जैन को। चुप कराना आसान नहीं होता किसी को, चाहे संख्या संबल में घट गई हो, आवाज को दबा नहीं सकते। यही संविधान आप कह रहे थे ना कि सबके लिए है। आज तौसीफ खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज पब्लिक पूछ रही है आपसे कि बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस जीती है, फिर सीएए एनआरसी से इतना डर क्यों लगता है आपको? आपकी ही सरकार है। सवाल ये भी है, राम कुमार शर्मा करनाल से जो पूछ रहे हैं, कांग्रेस और सपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में वोटों की राजनीति के चलते क्या एक विशेष समुदाय को पूरी छूट नहीं दी गई थी? ये तो पब्लिक जानती है सब कुछ, पब्लिक को आप मूर्ख नहीं बना सकते। रोहित सोलंकी नर्मदापुरम एमपी से पूछ रहे हैं, धार्मिक भावनाओं पर आधारित बयानबाजी से राजनीतिक जमीन मजबूत करने वाले ऐसा क्यों करते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इससे उनकी चल जाएगी राजनीति? सवाल नरेश चौहान भी पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई तो हो रही है, वोट बैंक के चलते क्या मोदी विरोधियों में खलबली मची हुई है? तौसीफ भाई बात। देखिए नाविका जी, आपके एक दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल किया कि धार्मिक बेसिस पे वोट बटोरने का काम जो है किया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है, क्या ऐसे में जो है इलेक्शन जीते जा सकते हैं? तो ये बात बहुत ही सही है। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारा यह है कि देश में हमारे जो प्रधानमंत्री है वही जो है, जो देश का सबसे बड़ा मुखिया है, वही जो है इस बात को लीड करता है कि धार्मिक बेसिस पे वोट मांगता है। ये खड़े होकर के कहते हैं कि दंगाइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है। ये खड़े होकर के भाषण में कहते हैं कि हिंदुओं तुम्हारी जो है मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, मुसलमानों को जो है तुम्हारी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। इस तरीके से इतना बेतुका बात करना, इतना जहरीला बात करना, इतना जो है डिवाइसिव बात करना हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है और प्रधानमंत्री रहते हुए में इस तरीके से नफरत फैलाने की राजनीति वो करता है। दूसरी बात, आपके व्यूअर्स ने पूछा कि बंगाल में भले ही बीजेपी हारती आ रही है तो फिर ममता बनर्जी का विरोध क्यों है सीए और एनआरसी से विरोध जो है वो इसलिए है क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, ये ममता बनर्जी मानती है और ये हर अपोजिशन का नेता मानता है बीजेपी के सिवाय कि ये भारत के संविधान के जो फंडामेंटल्स है उसके खिलाफ है। धर्म देख करके आप किसी को नागरिकता नहीं दे सकते, आप मानवता के बेसिस पे नागरिकता देने नहीं, पर हिंदुओं के राइट्स पर तो आपको ये दर्द महसूस नहीं होता। आपको माइनॉरिटीज का दर्द बहुत महसूस होता है। अंसार रजा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल क्या है? गौरव भाटिया जी से पूछिए सीधा आपका सवाल। अंसार रजा साहब। शुक्रिया मैम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाटिया साहब, अभी जो आपने एक स्टैंड बदला कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, जहां के लोग भी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब मुल्क में हमारे आ सकते हैं जब तक उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो रहें आराम से। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा फिर क्यों खोखला देते हो आप? आपने सिर्फ मुसलमानों को इसलिए छोड़ा है। अच्छा, मैं गौरव भाटिया साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं, सिर्फ इसलिए छोड़ा है, मैं समझा देती हूँ। 10 साल से समझाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये जो तीन देश हैं जहां से लोग आ रहे हैं वो
मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां पर माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है, वहां तो मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया, ये बात इनके समझ में नहीं आती या नासमझी का ये पूरा ड्रामा है? कि मीडिया बचा रहा है बीजेपी को, यही मुश्किल है कि मीडिया बचा। देखिए, मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि मौलाना साहब ने बहुत ही प्यार दिखाते हुए मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा उनके लिए कुरान पाक है, तो मौलाना साहब से मैं भी कहूंगा क्योंकि आपके लिए आपकी कुरान पाक है और आप मेरे भाई हैं, इसलिए हम लोग भी उसको पाक मानते हैं। लेकिन मौलाना साहब, मैं ये बात आपकी कुछ समझ नहीं पाया। आपने कहा कुरान का जिक्र किया इसलिए मैं गलत हूं। मैंने केवल इतना कहा देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं। और अगर कुरान का जिक्र करना गलत है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, वक्फ अमेंडमेंट में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में संसद के पटल पे कुरान का ही जिक्र किया, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुरान का ही जिक्र किया। तो मौलाना साहब, कम से कम निंदा तो बनती है ना राहुल गांधी की। और मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे, कुरान आप पाक समझते हैं, यह आपका निजी मामला है, लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं होने देंगे जो संविधान में है। आप कहेंगे देश शरिया कानून से चलेगा, हम बहु विवाह करेंगे, हलाला करेंगे, तो संविधान का उल्लंघन है। और जैसे आप कुरान से मोहब्बत करते हैं, मैं संविधान से मोहब्बत करता हूं। जब मैं देखता हूं कि आप संविधान को तार तार कर रहे हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं। दूसरी बात, बीच में ना बोले, क्या नहीं, समय कम है, मेरे पास समय कम है। और गौरव भाटिया जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, हमने एक सर्वे किया, सोशल मीडिया पर किया, घुसपैठियों को भगाने पर छाती पीटने और संभल में घटती हिंदू आबादी पर चुप्पी क्या दिखाती है। 30,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। वोट बैंक की राजनीति, 82% लोग कहते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति दिखाती है। सरकार नफरत फैला रही है, 15% लोग, कह नहीं सकते 3%। 82% लोग मानते हैं कि ये बस वोट बैंक की राजनीति है जिससे इतना दर्द हो रहा है। और दर्द हो रहा है आसाम से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर यहां नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को। क्यों हो रहा है ये आपको भी समझ आ रही है। और क्यों समझ नहीं पा रहे कि ये भारतीयों के हक की लड़ाई है। घुसपैठिए भारतीय नहीं है, घुसपैठियों के लिए इतने आंसू क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।